और बाजार की शुरुआत तो अच्छी हुई थी, तेजी के साथ हुई थी, लेकिन अब बाजार ऊपरी स्तरों से थोड़ा हल्का हुआ है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि हरे निशान में जरूर है, लेकिन दिन के निचले स्तरों पर आकर कर रहा है ट्रेड। अब निफ्टी 17,700 के नीचे आ चुका है, 17,686 के मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। निफ्टी में तो फिलहाल ये रुझान बना हुआ है। सेंसेक्स में भी सिर्फ 68 अंकों की बढ़त फिलहाल रह गई है। बैंक निफ्टी भी ऊपरी स्तरों से 300 अंकों के आसपास नीचे आ चुका है। मिड कैप्स में भी सिमिलर रुझान देखने को मिला है। तो एक बार संकेत देख लेते हैं विदेशी बाजारों से, उसके बाद देखेंगे आज की बड़ी बातें। तो संकेतों में सबसे पहले एक बार एशियन मार्केट्स का हाल आपके स्क्रीन पर ले आते हैं। निक्की ½ % नीचे है, शंघाई ½ % नीचे ट्रेड कर रहा है, हैंग सेंग 1% ऊपर है, कॉस्पी 0.25% ऊपर है। तो यानी जो तमाम एशियाई बाजार है वो मिक्स्ड ट्रेड कर रहे हैं आज के सेशन में। लेकिन इंपॉर्टेंट रहेंगे अमेरिका के फ्यूचर्स। डाउ फ्यूचर्स 120 अंक ऊपर है, नेस्डेक का फ्यूचर 15 अंक ऊपर ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर आप परसेंटेज टर्म्स में देखेंगे तो बहुत ज्यादा तेजी नहीं है, ये सिर्फ हरे निशान में ट्रेड करे, लेकिन 1/4% के आसपास की बढ़त आप इसे मान सकते हैं। तो ये है फिलहाल विदेशी बाजारों से संकेत। तो अब तक फिर बाजार में हुआ क्या है वो बड़ी बातें आपके सामने लेकर आते हैं एक एक करके। अक्टूबर एक्सपायरी से पहले बाजार में थोड़ा हल्का ऊपरी स्तरों से होते हुए दिख रहा है। निफ्टी ऊपरी लेवल से 100 अंक फिसल कर 17,700 के नीचे है। बैंक निफ्टी 250 अंक फिसला है ऊपरी स्तरों से और अभी 41,300 के नीचे कारोबार कर रहा है। आज के सेशन में अगर आप मेटल्स को देखेंगे तो ये एक आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं 2.5% तक की। मेटल्स के अलावा पावर, ऑयल एंड गैस, रियल्टी स्टॉक्स में तेजी है। जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं जिसमें आईटी, टेक, एफएमसीजी स्टॉक्स आपको दिखाई देंगे। आईटी इनफैक्ट लाल निशान में है। मिड कैप्स में एनबीएफसी शेयर्स, ऑटो इंसलरी स्टॉक्स, पेपर स्टॉक्स ये एक अच्छी तेजी दिखा रहे हैं। हमारे साथ नीरव छेदा मौजूद है जो कि सीनियर डेरिवेटिव और टेक्निकल एनालिस्ट है निर्मल बैंक से। नीरव नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो बताइए कि क्या व्यू रहेगा आपका इंडेक्स पर रिमेनिंग सेशन के लिए? ऊपरी स्तरों से हल्का तो हुआ है, लेकिन यहाँ पर कोई ट्रेड लेना है तेजी मंदी की तरफ या अवॉइड करें? गुड आफ्टरनून दीपाली। देखिए, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम निफ्टी एक रेंज में खेल रहा है, 17,650 नीचे में और 17,800 ऊपर में। 17,800 उसका 78.2% रिट्रेसमेंट लेवल है। जो फॉल हमने देखी थी 18,500 से 15,200 तक की, तो एक रेजिस्टेंस तो बिल्कुल ही है। मगर इंटरडे चार्ट्स अभी ये बता रहे हैं कि थोड़ा बहुत बाउंस आना चाहिए यहाँ से, क्योंकि 17,680 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल भी है। सो आई बिलीव कि अगर आपको ये दिन आज के लिए ट्रेडिंग करना है तो यहाँ से बाइंग करके चलना चाहिए। यहाँ से एक बाउंस आपको दिख सकता है 17,750, 17,780 तक का। छोटा सा स्टॉप लॉस 17,650 का आपको लगाना है। बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं रहेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स के बीच में चल रही है, जो 41,500 और 41,000 के ये लेवल हैं। मेरे हिसाब से ब्रेकआउट तो जरूर आ जाएगा 41,500 का, मगर जब तक ब्रेकआउट नहीं आता है आप बाइंग ना करें, क्योंकि ऊपर में थोड़ी बहुत सेलिंग आती रहेगी। एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है ये। तो एक बार 41,500 के ब्रेकआउट के ऊपर आ जाती है बैंक निफ्टी, उसके बाद बैंक निफ्टी में आप बाय कर सकते हैं 42,500 के टारगेट के साथ में, और उसके बाद आप 41,200 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ओके, चलिए तो इंडेक्स पर बात हुई, लेकिन ट्रेड्स पर सजेशंस क्या हैं? कुछ ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए हैं आपने? दीपाली जी, आज 3 ट्रेड हैं। आप देखिए तो स्टॉक स्पेसिफिक काफी बाजार अच्छा चल रहा है। थोड़े सेक्टर ऐसे हैं जिसमें सेलिंग है, मगर स्टॉक स्पेसिफिक काफी बढ़िया है। तो पहला जो ट्रेड है वो है डीसीडब्ल्यू का। देखिए इसका चार्ट तो बहुत ही बढ़िया एक पैटर्न बनाया है ये स्टॉक ने। एक फ्लैग काइंड ऑफ फॉर्मेशन ब्रेकआउट आया था 55 के ऊपर, उसके बाद एक हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन लगातार बनाते जा रहा है, अच्छे वॉल्यूम के साथ में ऊपर जा रहा है। रुझान भी है आज। मेरे हिसाब से इसे बाय करना चाहिए। ऊपर में 65 से 70 का टारगेट आ सकता है। 57 का आप इसमें स्टॉप लॉस लगा लीजिए। दूसरा जो स्टॉक है वो है बैंकिंग सेक्टर में, वो है फेडरल बैंक। देखिए बैंकिंग सेक्टर इतना नहीं चल रहा है, मगर ये एक स्टॉक है जिसने अपना 52 वीक हाई भी ब्रेक कर दिया और 5 ईयर कंसोलिडेशन भी ब्रेक कर दिया 129 के ऊपर। और 5 ईयर कंसोलिडेशन कोई भी एक स्टॉक ब्रेक करता है उसके बाद अग्रेसिव बाइंग आती है, तो एक्सपेक्टेड है कि ये स्टॉक में काफी अग्रेसिव बाइंग आ सकती है। 150 से 155 के टारगेट बनेंगे ये स्टॉक में, 129 का इसमें स्टॉप लॉस रहेगा। तीसरा जो कॉल है वो अगेन एमएनएम फाइनेंस में है। वेरी सिमिलर पैटर्न टू फेडरल बैंक। इसने भी अपना एक 5 ईयर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट किया है, मगर 52 वीक हाई के ऊपर नहीं गया है। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ से एक छोटे टारगेट के लिए आप खरीदी कर सकते हैं। 220 का टारगेट रहेगा ये स्टॉक में, 202 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ओके, चलिए तो कुछ ट्रेड्स आपको सजेस्ट किए गए हैं जहां पर आप पोजीशंस बना सकते हैं, लेकिन अब मिड कैप इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर लाते हैं और मिड कैप्स में कौन कौन सी पॉकेट्स हैं जहां पर एक्शन है वो दिखा देते हैं। इंडेक्स आपको ऑलमोस्ट
150 अंक ऊपर दिखाई देगा, आधा % की बढ़त कह सकते हैं। कंपैरेटिवली फ्रंटलाइन इंडाइसेस के मिड कैप्स बेटर परफॉर्म कर रहे हैं आज के सेशन में। इंडेक्स भी देखिए वॉलेटाइल जरूर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि ऊपरी स्तरों से काफी तेजी से हल्का हुआ हो। अब आप देखेंगे पॉकेट्स, तो मेटल स्टॉक्स में तेजी है। सेल, टाटा मेटालिक्स, जेएसडब्ल्यू स्टील, नाल्को 4-5% तक की मजबूती इन सभी स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। बैंक स्टॉक्स में आरबीएल बैंक, साउथ इंडियन बैंक, कर्नाटका बैंक, यूनियन बैंक में मजबूती है। यहाँ 10.5% ऊपर आरबीएल बैंक, साउथ इंडियन बैंक भी 5.5% ऊपर है। बाकी बैंक्स भी 2-2.5% तक की बढ़त दिखा रहे हैं। एनबीएफसीज में रेपको होम फाइनेंस, उज्जीवन, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, मुथूट फाइनेंस, इन स्टॉक्स में तेजी बनी हुई आज के सत्र में। हेल्थ केयर में एस्ट्राजेनेका, फोर्टिस हेल्थ केयर, सन फार्मा, एडवांस, स्पार्क यानी जुबिलेंट फार्मा, यहाँ पर तेजी है। 5.5% तक के मूव्स देखने को मिल रहे हैं। पावर में भी तेजी है आज, उसमें एनएचपीसी, अदानी ग्रीन, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, अदानी ट्रांस 3-3.5% तक ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। रियल्टी में इनफैक्ट मेटल के बाद रियल्टी दूसरा इंडेक्स है जहां पर सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है, जिसमें फिनिक्स मिल्स 7% ऊपर, डीएलएफ 3% ऊपर, प्रेस्टीज गोदरेज प्रॉपर्टीज में भी 3% तक की मजबूती देखने को मिल रही है। ऑटो एंसिलरीज में ग्रीव्स कॉटन, भारत फोर्ज, मदरसन सुमी, बैंक ऑफ इंडिया ये तेज हैं, 2.5% तक ऊपर कारोबार कर रहे हैं। आज तेजी आपको दिखाई देगी पेपर शेयर्स में, सही पेपर, ओरियंट पेपर, जेके पेपर, वेस्ट कोस्ट पेपर मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं, जहां पर 5% तक की मजबूती है। एक पॉकेट जो कमजोर है वो है आईटी, एम्फोसिस, माइंडट्री, टाटा एलेक्सी, मास्टेक वीकनेस दिखा रहे हैं, जहां पर ऑन एन एवरेज 2%, 2.5% से लेकर 3-3.5% तक की कमजोरी दिख रही है। माइंडट्री की हालांकि स्पेसिफिकली बात की जाए तो ये स्टॉक आज 3% नीचे है। दरअसल नतीजों के बाद माइक्रोसॉफ्ट की सब्सिडरी एज्योर की कमेंट्री के बाद कुछ चिंताएं उभरी हैं। तो ये पूरा मामला क्या है, ये बताने के लिए इनफैक्ट हमारे साथ यतिन भी मौजूद है कि क्यों ये इम्पैक्ट कर रहा है माइंडट्री को, क्योंकि अगर आप चार्ट पे भी देखेंगे तो स्टॉक अब दिन के निचले स्तरों पर आ चुका है 100 रुपए की कमजोरी के साथ। यतिन बताइए। देखिए, यूएस मार्केट्स में पिछले 2-3 दिनों से जो नतीजे आए हैं, गूगल हो या माइक्रोसॉफ्ट हो और अब फेसबुक यानी कि मेटा के भी जो नतीजे हैं, उनके ग्रोथ को लेकर काफ़ी चिंताएं हैं यूएस मार्केट्स में। इनफैक्ट माइक्रोसॉफ्ट की अगर हम इकाई की बात करें, एज्योर, जहां ये क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करते हैं, वहां हमने केपेक्स में लगभग 11% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कट देखा। मतलब ये जो एक्सपेंशन पे ब्रेक लगा है और जो माइक्रोसॉफ्ट ने पिछले दिनों काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ को भी ले ऑफ किया है, ये जो खबरें आ रही हैं, उसके बाद हमने यूएस आईटी स्टॉक्स पे प्रेशर देखा है। ऑब्वियसली इसमें एक टेक अवे ये है, क्योंकि माइंडट्री अपने क्लाइंट्स को और माइक्रोसॉफ्ट के साथ जॉइंटली एज्योर के प्लेटफॉर्म पे काफ़ी सारी सेवाएं देते हैं और एक मेजॉरिटी पोर्शन इनके रेवेन्यू का इस सेगमेंट से आता है। इनफैक्ट क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें तो इनके रेवेन्यूज़ का 20% हिस्सा है और एज्योर के साथ मिलकर ये सेवाएं देते हैं अपने क्लाइंट्स को। जो बंडल रेवेन्यूज़ हैं वो भी एक बड़ा हिस्सा है। तो टॉप क्लाइंट्स का जो एक्सपोजर है इस पर्टिकुलर सेगमेंट को लेके, यहाँ ऐसे माना जा रहा है कि अगले 2-3 क्वार्टर में शायद आपको स्लो डाउन दिखाई दे, और ये स्लो डाउन के फियर्स की वजह से पूरा का पूरा आईटी स्टॉक का पैक नीचे है। और स्पेसिफिकली माइंडट्री की बात करें तो लगभग अपने डे लो पे ट्रेड करता हुआ स्टॉक दिखाई दे रहा है। लगभग 3% के कट यहाँ देखे जा रहे हैं ये पर्टिकुलर इवेंट के बाद। एस्ट्रोलॉजर बताएं। ठीक है, तो ये यतिन ने बताया क्यों इम्पैक्ट माइंडट्री पर दिख रहा है। एज्योर प्लेटफॉर्म से 40% रेवेन्यू ड्राइव करती है और ब्रोकरेज नोट भी यही है कि नेगेटिव असर माइंडट्री के लिए हो सकता है। वही रिफ्लेक्शन मैंने स्टॉक में आज के सेशन में आते हुए देखा भी है। शुक्रिया यतिन अपने व्यूज देने के लिए। नीरव से एक क्विक कमेंट भी ले लेते हैं। नीरव, ऑलरेडी डे लो पर है हालांकि, लेकिन यहाँ से और कितना डाउन साइड आप देख रहे हैं या कहाँ सपोर्ट देख रहे हैं माइंडट्री में? एक्चुअली थोड़ा इंटरनेट का इशू है, आप वापस क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? माइंडट्री पर आपके कमेंट्स क्या हैं, नीचे की तरफ और कितना जाने की प्रोबेबिलिटी दिख रही है? देखिए, माइंडट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ है 2 हफ्ते पहले। 3300 के पास में एक ब्रेकआउट आया था और साल भर का ब्रेकआउट आया था एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का। तो वो बहुत ही बढ़िया सपोर्ट है। जब भी एक ब्रेकआउट आता है, वो ब्रेकआउट रीटेस्ट करने कोई स्टॉक आता है, उसके बाद एक चाल अलग ही हो जाती है स्टॉक की। तो आई बिलीव कि ये जो ब्रेकआउट है वो रीटेस्ट होगा। तो यहाँ से 3300 तक की एक डाउनसाइड लगती है। यहाँ से 50-60 पॉइंट माइंडट्री शायद नीचे जा सकता है, मगर उसके बाद इसमें अच्छी खासी बाइंग आ सकती है। सो अगर किसी को शॉर्ट करना है तो 50-60 रुपए के लिए ही शॉर्ट करना है, ज्यादा लंबे खड़े मत रहिएगा। नीचे में 3300 में वापस बाय कर लीजिए, उधर से एक अच्छा खासा बाउंस 3800 से 4000 तक का दिखेगा अगले 1 से 2 महीनों में। ओके,
चलिए, तो व्यू हुआ माइंड ट्री पर 3356 के मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ेंगे और आपको बता दें, टेलीकॉम ड्राफ्ट बिल पर उठे विवाद को देखते हुए सरकार दोबारा ड्राफ्ट बिल जारी करने की तैयारी कर रही है और अगले एक हफ्ते में लोगों से सुझाव मंगाने के लिए नया ड्राफ्ट बिल जारी हो सकता है। पुराने बिल में कई खामियां हैं जिसे सरकार दूर करेगी और इसी खबर पर और डिटेल्स के साथ असीम मनचंदा हमारे साथ मौजूद है। तो असीम, बताइए क्या डिटेल्स हैं, क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं? देखिए, सरकार जो है टेलीकॉम सेक्टर में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा जो देना चाहती है। इसके लिए सरकार ने पिछले महीने ड्राफ्ट टेलीकॉम बिल जो है जारी किया था। इसमें कई तरह के रिफॉर्म जो है सरकार इसके जरिए जो है करना चाहती थी, लेकिन इस बिल में कई सारी खामियां थी जिसको लेकर के विवाद जो हो गया था। खास करके इसमें ट्राई की पावर जो है उसको हटा दिया गया था। साथ ही साथ जो भी ओटीटी एप्स है उनके लिए एक रेगुलेशन जो है, उनको लाइसेंस रिजीम में लाने की बातचीत जो है वो की जा रही थी। और जो दिवाली होने वाली कंपनी है उनके लिए प्रोसेस जो है सरकार ने चेंज जो है वो कर दिया था। लेकिन इसको लेकर के कई सारे विवाद हुए, जिसमें ये कहा गया कि अगर ये बिल एज इट इज लागू हो जाता है तो इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बढ़ावा, अनईज ऑफ डूइंग बिजनेस को जो है बढ़ावा मिलेगा। तो सरकार इसको लेकर के अब तैयार है। सरकार इसमें चेंजेस करने की तैयारी जो है वो कर रही है। 30 अक्टूबर तक इस पर सुझाव जो मांगे गए हैं। उसके बाद सरकार जो एक नया ड्राफ्ट बिल जो है वो लेकर के आएगी, जिसमें कि सारे बदलाव जो है वो किए जाएंगे। जिसमें कि ट्राई की पावर जो है वो उनको दोबारा से लौटाई जाएंगी। जो ओटीटी है उनके लिए क्लियर पाथ रेगुलेशन जो है वो दिया जाएगा कि कौन सी ओटीटी की सर्विसेज जो है इसके अंदर दायरे के अंदर जो है वो आएंगी। तो इस तरह के सारे चेंजेस करके दूरसंचार विभाग दोबारा से एक नया ड्राफ्ट बिल जो है जारी करने की तैयारी कर रहा है, जिसके ऊपर कमेंट्स जो है दोबारा से लोगों के लिए जाएंगे। तो जिससे जितनी भी कंपनियां हैं उनको फायदा होगा। जितने भी ओटीटी एप्स है, चाहे व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, या उनको इससे फायदा जो होगा। तो जल्दी ही अगले एक हफ्ते के अंदर ये नया ड्राफ्ट बिल जो है आप आता हुआ देख सकते हैं। ओके, तो जल्दी नया ड्राफ्ट बिल आते हुए दिखाई देगा। टेलीकॉम स्पेस के लिए इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट की दोबारा जो ड्राफ्ट टेलीकॉम बिल है वो आ सकता है और उसमें जो चेंजेस होंगे वो बताया आपको असीम ने। अगर पूरे ही टेलीकॉम पैक को देखें तो एक भारतीय एयरटेल पे राय ले लेते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है। स्टॉक 2% के आसपास, 2% ऊपर है। तो नीरव, एक बार देखिए भारतीय एयरटेल को और बताइए कैसा लग रहा है ये शेयर इन लेवल से और क्या सजेशंस हैं? देखिए, बहुत बढ़िया स्टॉक आपने चुना है। बहुत बढ़िया लग रहा है इसका चार्ट। एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आया और वो ब्रेकआउट आया है 770 के पास में, और उसके बाद लगातार हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन देखते जा रहे हैं। तो आई बिलीव कि ये स्टॉक यहाँ से 860 से 880 ये लेवल जरूर दिखा सकता है। तो यहाँ से आप खरीदी कर सकते हैं। 802 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और इसे लेना है। ओके, तो ये रहा भारतीय एयरटेल पर जो 816 के आसपास कर रहा है ट्रेड। लेकिन इस बीच मेटल्स में कुछ स्टॉक्स पे राय ले लेते हैं, क्योंकि आज अगर आप मेटल्स को देखेंगे तो एनएमडीसी, नालको, सेल, वेदांता, हिंडाल्को सभी ऊपर हैं। एक राय ले लेते हैं एनएमडीसी पर जो 14% ऊपर आ चुका है। ये धीरे धीरे चला है स्टॉक और सिमिलरली जैसे निफ्टी मेटल इंडेक्स आपको दिखाई देगा उसी तरीके का रुझान इसमें बना हुआ है। तो एक ये स्टॉक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे एक नालको को, तो यहाँ भी आपको दिन के ऊपरी लेवल्स देखने को मिलेंगे। नालको में भी स्ट्रेंथ बनी हुई है। सिमिलरली सेल में भी उसी तरीके का रुझान बना हुआ है। ये नालको, सेल या फिर हिंडाल्को, कोई स्टॉक ठीक लग रहा है क्या? देखिए, मेरे हिसाब से जो गवर्नमेंट की कंपनियां हैं उनमें से एनएमडीसी तो ऑलरेडी चल चुका है जैसे आपने बोला, मगर सेल बहुत बढ़िया लग रहा है। देखिए, ये लंबे कंसोलिडेशन के बाद में बाहर आ रहा है। 140 से स्टॉक लगातार गिरा है एक साल और नीचे में अराउंड 65 तक भी गया था। उसके बाद एक अच्छा रिवर्सल आया है। अब फ्लैग काइंड ऑफ फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आया है वीकली चार्ट्स पे, जो यही दर्शा रहा है कि यहाँ से एक अच्छा मूव आ सकता है ये स्टॉक में। और स्टॉक 95 से 100 ये लेवल्स तक जरूर जा सकता है। तो यहाँ से आप खरीदी कर सकते हैं। 78 का छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना है और इसे बाय करना है। जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें मुझे सबसे बेस्ट जेएसडब्ल्यू स्टील लगता है। जेएसडब्ल्यू स्टील में जो पैटर्न है बहुत बढ़िया बनाया है। इवन तो निफ्टी और सारे मेटल नीचे जा रहे थे, ये स्टॉक बिल्कुल ही कंसोलिडेशन कर रहा था। इसमें ज्यादा सेलिंग नहीं आया, जो मेरे लिए बहुत बढ़िया साइन है। और आई डेफिनेटली बिलीव कि यहाँ से ये स्टॉक क्षमता रखता है 750-800 तक जाने की, और नियर टर्म में भी 710 तक के जो लेवल्स हैं वो आते हुए दिख रहे हैं। तो आप जेएसडब्ल्यू स्टील की खरीदी कर सकते हैं। नीचे में 655 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और थोड़ा सा नीचे 670 तक भी है तो आप और खरीदिएगा और ऊपर में 710 के पास में प्रॉफिट बुकिंग करिएगा। ओके,
चलिए, तो ये रहा है जेएसडब्ल्यू स्टील पर। चलिए इस बीच बीईएल को देख लेते हैं। नंबर्स आए हैं और नंबर्स के हिसाब से जो कंसोलिडेटेड आई है वो 3673 करोड़ से बढ़कर ऑलमोस्ट 4000 करोड़ के आसपास कंपनी ने पोस्ट की है। जो एबिटा है वो भी 863 करोड़ से बढ़कर 868 करोड़ के आसपास रहा है। मुनाफा 624 करोड़ से बढ़कर 624 करोड़ के आसपास ही है, स्लाइटली घटा है लैक्स में, क्योंकि जो फिगर है उसके हिसाब से। मार्जिन देखेंगे, मार्जिन भी कम हुए हैं कंपनी के, 23.5% से घटकर जो मार्जिन है वो 22% के आसपास आए हैं। तो फ्लैटिश टोन पे ये नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। स्लाइटली इंप्रूवमेंट आपको रेवेन्यू और एबिटा में दिख रही है। प्रॉफिटेबिलिटी फ्लैट है, मार्जिन घटे हैं। तो इस तरीके के नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं। एक बार स्टॉक देख लेंगे तो ये भी 105 के आसपास ट्रेड कर रहा है, आधा % के आसपास की बढ़त इसमें बनी हुई है। ऑर्डर बुक में भी 5% की गिरावट आई है अगर सीक्वेंशियल बेसिस पे कंपेयर करेंगे तो स्टॉक देखिए नंबर्स के बाद अब थोड़ा नीचे जरूर आ रहा है। बहुत ज़्यादा रिएक्शन तो नहीं है, पर थोड़ा नीचे आते हुए आपको दिखाई देगा। 105.40 पर फिलहाल ये ट्रेड करते हुए। बीएल पर आपके कमेंट्स नीरव? देखिए, ये जो स्टॉक है एक फ्लैग काइंड ऑफ फॉर्मेशन बना रहा है और उसके लिए 110 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। इनफैक्ट 107 और 110 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है जहां से सेलिंग देख रहे हैं हम। यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है कि उसका जो लोअर बैंड है 99 का, वहां तक ये स्टॉक आ सकता है। तो अगर किसी को इंट्राडे 1-2 दिन का ट्रेड करना है तो यहाँ से आप बेच के चल सकते हैं 99 के टारगेट से, और 107.50 का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, मगर क्लोजिंग बेसिस पे। ओके, चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर कुछ और खबरें, कुछ और स्टॉक्स पर करेंगे चर्चा। जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा, और मिड कैप्स में तो एक्शन तेजी का बना हुआ है। बाकी इंडाइसेस भले ही ऊपरी स्तरों से हल्के हुए हों, लेकिन एक और खबर की ओर रुख करेंगे। दूरसंचार विभाग में डीटीएच कंपनी और ब्रॉडकास्टर को राहत दी है। दूरसंचार विभाग ने इन पर लगने वाले नेटवर्क ऑपरेशन कंट्रोल चार्ज को पूरी तरह से हटा दिया है। इससे कंपनियों की लागत कम होगी। इसी खबर पर हमारे साथ असीम मनचंदा मौजूद हैं। तो असीम, बताइए कैसे फायदा मिलेगा कंपनियों को, क्या डेवलपमेंट हुई है? देखिए, जितनी भी डीटीएच कंपनियां हैं, ब्रॉडकास्ट कंपनियां, वो सैटेलाइट स्पेस का इस्तेमाल जो वो करती हैं और इसके लिए इनको सरकार को एक फीस जो चुकानी पड़ती है। ये फीस जो है पर ट्रांसपोंडर प्रो रेटा बेसिस पर 21 लाख रुपए एनुअली है। तो जो डीटीएच कंपनी होते हैं, ये जो ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है, वो कई सारे ट्रांसपोंडर का इस्तेमाल जो करती है। तो इस फीस को सरकार ने पूरी तरह से हटा दिया है। इसको हटाने का आदेश जो वो भी जारी कर दिया है। 1 अक्टूबर 2022 से ये फीस जो पूरी तरह से हट गई है। तो इन कंपनियों को ये चार्ज जो नहीं चुकाना पड़ेगा। इससे इन कंपनियों की लागत जो है वो काफी कम होगी और आने वाले दिनों में इन कंपनियों को फायदा होगा। इससे पहले सरकार ने जितनी भी सैटेलाइट कंपनियां थी, जैसे नेल्को है, उसकी भी फीस को जो है वो घटाया था, एनओसीसी चार्जेस को जो है वो घटाया था। अब ये फीस जो है डीटीएच ऑपरेटर और ब्रॉडकास्टिंग कंपनियों के लिए जो है उसको घटा दिया। इससे कंपनियों को फायदा जो है होगा। ओके, तो ये जो ब्रॉडकास्टर कंपनीज हैं उनके लिए बेहतर खबर, क्योंकि एनओसीसी हटने से जो कंपनियों की लागत है वो कम होगी। तो डीटीएच हो या फिर ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज हो, उनके लिए पॉजिटिव डेवलपमेंट, उन तमाम स्टॉक्स पर इसका इम्पैक्ट होगा। शुक्रिया आपका असीम ये खबर बताने के लिए। लेकिन चलिए इस बीच कुछ स्टॉक्स देखते हैं। आज इनफैक्ट हमने देखा है नीरव की जो पीएसयू शेयर्स है वहां पर तेजी देखने को मिल रही है। आप कंटेनर कॉर्प को देखिए, एसजेवीएन को देखिए, यहाँ पर मजबूती बनी हुई है। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, सभी स्टॉक्स डे हाईज पर ट्रेड कर रहे हैं। ये कंटेनर कॉर्प पर एक राय ले लेते हैं पहले। कॉर्प 792 पर 4.5% ऊपर, दिन के ऊपरी स्तरों पर। क्या सजेशन है इन लेवल से? देखिए, कंटेनर कॉर्पोरेशन में जून 2021 के बाद फाइनली एक ब्रेकआउट आया है और वो ब्रेकआउट अराउंड 750 पे आया है पिछले हफ्ते में। आई बिलीव कि ये स्टॉक अप मोमेंटम में काफी अग्रेसिवली ऊपर जा सकता है। यहाँ से 850 से 880 के जो लेवल्स हैं वो आते हुए दिख रहे हैं। पॉसिबल है कि 1 से 2 दिन में ही आ सकते हैं। सो गुड 10% अपसाइड यहाँ से मिल सकती है। ये स्टॉक को खरीदारी करने की राय है। नीचे में आप 765 का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और 850 से 880 का आपका टारगेट बनेगा। ओके, चलिए तो ये कॉनकॉर पर राय हुई, फिलहाल 793 पर कारोबार करते हुए। चलिए शुक्रिया आपका नीरव अपने व्यूज देने के लिए सभी स्टॉक्स पर। इस बीच कावेरी सीड आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। 700 रुपए प्रति शेयर के प्राइस पर कंपनी ने बायबैक को अप्रूवल दिया है कंपनी के बोर्ड ने, और स्टॉक अगर आप देखेंगे तो 477 पर फिलहाल कारोबार कर रहा है। तो 700 रुपए शेयर पर शेयर बायबैक को, तो
यानी मौजूदा प्राइस से ऑलमोस्ट 225 रुपए ऊपर के बायबैक प्राइस को कंपनी के बोर्ड ने अप्रूवल दिया है। 130 करोड़ के आसपास का खर्च कंपनी इस शेयर बायबैक पर करेगी। तो ये कावेरी सीड्स और कावेरी सीड के शेयर होल्डर के लिए खबर। स्टॉक अब 782 पर कारोबार करते हुए थोड़ा रिएक्ट करते हुए इस न्यूज पर 700 प्रति शेयर पर शेयर बायबैक की खबर। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट आपको बता देते हैं। इस हफ्ते 5paisa.com के रुचित जैन, कैटलिस्ट वेल्थ के प्रशांत सावंत और अमित सेठ के बीच मुकाबला हो रहा है। अब तक के रिटर्न की स्थिति क्या है वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आ जाते हैं। और फिलहाल मुनाफे के मीटर में आप देखेंगे कि प्रशांत सावंत ने बढ़त बनाई हुई है 11.5% के रिटर्न के साथ। अमित सेठ का पोर्टफोलियो 8.5% के रिटर्न दे रहा है। रुचित जैन का पोर्टफोलियो 2.5% के रिटर्न लैंड कर रहा है। तो यह है फिलहाल खिलाड़ी नंबर 1 की स्थिति। इसी के साथ मिड कैप मंत्र में तो इतना ही। आगे आप देखिए SMA कॉर्नर, जिसमें बात होगी श्री वेंकटेश रिफाइनरी के CFO और होल टाइम डायरेक्टर प्रसाद दिनेश काबरे से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।